चलिए साथियों, मैं अलका लांबा और आप सभी का स्वागत है। आज सुबह जब आँख खुली 6 बजे तो सबसे पहली खबर बहुत दुखद खबर थी कि उत्तर प्रदेश के औरैया में लगभग 24 लोग एक ट्रक हादसे में मजदूर थे। ये सभी लोग मजदूर थे और अपने घर लौट रहे थे उत्तर प्रदेश, और एक ट्रक हादसे में सुबह 4 बजे के करीब कम से कम 25 लोगों की ने अपनी जान गंवा दी सड़क हादसे में। ये पहला सड़क हादसा नहीं है जब से लॉकडाउन हुआ है, ये कम से कम छठा हादसा। इससे पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र में 17 लोग ट्रेन के नीचे आकर उन्होंने अपनी जान गंवाई। और यही खबर जब औरैया से आ रही थी उत्तर प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से भी खबर आई कि वहां पर भी एक ट्रक हादसे में 6 मजदूरों ने सड़क पे अपना दम तोड़ दिया है। और ये सब देखे उससे पहले मध्य प्रदेश के गुना में भी ये हादसा हुआ और 8 लोगों ने वहां जान गंवाई। तो कुल मिलाकर लगभग 60-70 गरीब मजदूर जो सड़कों पर अपने मीलों का रास्ता तय करके घरों तक जा रहे हैं, वो दम तोड़ रहे हैं। बचाई जा सकती थी इनकी जानें। इनको समय पर हर तरह की सुविधा अगर दे दी जाती अपने घर तक पहुंचने तक के लिए, तो इनकी जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन ब्लेम गेम चल रहा है अभी भी। रेल मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल जी को सुना, उन्होंने कहा राज्य सरकारें भारत के रेल मंत्रालय को एनओसी नहीं दे रही हैं, नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हैं। आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तुरंत आगे आते हुए इनको बेनकाब किया कि पूरे भारत में जब भारतीय रेल अपनी ट्रेन चलाती है पटरियों पर, तब वो क्या राज्य सरकारों से इसकी इजाजत लेकर चलाती थी, जो अब इजाजत की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो आज आपको इजाजत की जरूरत क्यों है? और अगर आप फिर भी इजाजत मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं? और सरकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये झूठ बोल रहे हैं। हमने कोई ऐसी बात, इन्होंने ना एनओसी मांगा ना हमने देने की बात कही। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय पीयूष गोयल जी लगातार झूठ बोलकर जो ट्रेनें चलानी चाहिए, पूरे देश की ट्रेनों को खोल दीजिए ना, एक बार खोल दीजिए, क्योंकि लोग तो वैसे भी माफी चाहेंगे। सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। हर तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में ही मात्र 5 लाख लोगों ने अपना ट्रेन से अपने घरों तक जाने का रजिस्ट्रेशन कराया। 5 लाख, लेकिन रोजाना के सिर्फ 1,5-2 हजार लोग ही जो है वो ट्रेन का सफर करके अपने घर तक पहुंच पा रहे हैं। बाकी कहाँ है? बाकी 2-2, 3-3 दिन तक लाइनों में खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि क्यों ये खेल किया जा रहा है। अभी यही बात हुई तो उसके बाद ये हादसा उड़ई वाला 24-25 मजदूरों ने जान गंवाई। थोड़ी देर के बाद एक ट्वीट और आया, भाजपा के 6 साल बेमिसाल का जश्न कि आज केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में अपने 6 साल पूरे किए, उसका जश्न में बेमिसाल। शर्मसार होना चाहिए था बेमिसाल की जगह। जश्न मनाया जा रहा है, उनका वीडियो बनाकर, प्रधानमंत्री जी का वीडियो बनाकर उनका आडंबर, उनका प्रचार, उनकी वाहवाही और ये वो सब सच्चाई से आंख पे पर्दा डालते हुए जश्न में डूबे हुए। वहीं थोड़ा और आगे बढ़े तो राहुल गांधी जी की आज तीसरी प्रेस वार्ता। जनता के प्रति एक नेता विपक्ष के तौर पर अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज तक राहुल गांधी जी ने आज तीसरी प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस के माध्यम से जनता के प्रश्न लिए, जनता के सुझाव लिए और उन्हें जो है सत्ता तक पहुंचाने के एक विपक्षी नेता के तौर पर पूरी कोशिश की। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पत्रकारों ने ऐसे भी प्रश्न किए जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक झलक रही थी, पर राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से उन प्रश्नों के जवाब देने से मना कर दिया कि जो हो गया सो हो गया, उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं। अब यहां से आगे का रास्ता हमारा क्या होना चाहिए। और आज प्रेस वार्ता की और अभी तक राष्ट्रीय प्रेस को वो संबोधित कर रहे थे, देश की अखबारों और मीडिया को। आज उन्होंने क्षेत्रीय मीडिया को भी शामिल किया और रीजनल जो क्षेत्रीय हमारी मीडिया है उसके प्रश्नों के भी जवाब लगभग 1.25 घंटे तक राहुल गांधी जी ने जो उम्मीद इस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से की जाती है, तीसरी प्रेस वार्ता की। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर क्या आया, उसके बाद में निर्मला सीतारमण जी की आज की चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की है, उस पर भी आऊंगी और अपनी बात को यहाँ पर खत्म करूंगी। राहुल गांधी जी ने आज जो बात की उसके ऊपर अगर आप बजाज ऑटोमोबाइल्स के जो मालिक हैं राजीव बजाज, उनका भी अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने भी
सीधे आर्थिक मदद, सीधा बैंकों में पैसा डालने की बात की। और वहीं पर आजिम प्रेम जी, विप्रो के मालिक हैं आजिम प्रेम जी, लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने दान देकर इस आपदा में अपना योगदान दिया। उनका भी यही सुझाव था जो राहुल गांधी जी सुझाव दे रहे हैं कि एक मदद होती है जो तुरंत अभी करनी है, जेब में पैसा, पेट में रोटी, हाथ में रोजगार, 3 चीजें तुरंत करनी है आपको। ये आजिम प्रेम जी ने भी कहा कि जो राहुल गांधी जी का सुझाव है कि 7,500 आप जिंदगी भर के लिए नहीं, मात्र 2-3 महीने जब तक ये आपदा है, जितने भी मनरेगा में, गांव में मनरेगा के तहत जो काम कर रहे हैं और शहरों के जो युवा बेरोजगार हैं उनको न्याय योजना के तहत आप 7,500 सबके बैंक में मात्र 2-3 महीनों तक, जब तक हम अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपनी इंडस्ट्री, अपने छोटे बड़े कुटीर लघु उद्योगों को ठीक नहीं करते, तब तक तुरंत मदद के तौर पर देखा जा रहा है। 3 तरह के लेवल उन्होंने बताया कि पहला है कि तुरंत अभी रोटी चाहिए, अभी पैसा जेब में चाहिए, ये अभी की मदद है। दूसरी मदद है कि आपने सही कहा, जो छोटे कुटीर लघु उद्योग है उनको आप पैसा दीजिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। तीसरी वो योजनाएं जिसके ऊपर एक लंबे समय तक आपको काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, अपने पैरों पर अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है, एक लॉन्ग टर्म आपको प्रोग्राम देने हैं, आप उस पर काम करिए। लेकिन सरकार उल्टी चल रही है, सरकार वहां से शुरू हो रही है जो लंबे प्रोग्राम है उस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। वो निर्मला सीतारमण जी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी। राहुल गांधी जी ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए माँ और बच्चे का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब बच्चा पीड़ा में होता है, दर्द में होता है, उसे जरूरत होती है तो माँ उसकी मदद करती है, माँ उसको कर्ज नहीं देती है। इसलिए सरकार को साहूकार नहीं बनना चाहिए, सरकार को इस समय उस माँ की तरह होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर बच्चे की मदद करती है, ना बच्चे को ये कहती है कि मुझसे कर्ज ले ले। आज सरकार साहूकार बनकर मदद नहीं कर रही है, मात्र कर्जे देने की बात करती है। 20 लाख करोड़ का कर्जा देने की बात कर रही है, लेकिन मदद सीधे तौर पर वो नहीं कर रही है। मैं आप सभी से कहूंगी, ये सब सुझाव आज एक बार फिर से राहुल गांधी जी ने अपनी क्षेत्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है केंद्र की सरकार तक पहुंचाने को कहा है। मुझे मालूम है ये दबाव आपका और हमारा कब का काम आ रहा है, और ये दबाव आप अपने लिए और मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ। भगवान न करे आपको और हमें कहीं कोई कमी है, हम घर में है, परिवारों में है, खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। ये लड़ाई इस देश के गरीब और मजदूर किसान की लड़ाई है जो आप और हमें मिलकर लड़नी है। और हमें करना सिर्फ इतना है कि सरकार पर निरंतर हमें दबाव बनाना है कि वो इस तरह के जो काम है उसे करे। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि हमारा जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो 1,40,000 करोड़ का, मतलब 1 लाख। आपके पास 20 लाख करोड़ है, आप सीधा राज्यों की मदद क्यों नहीं करते हैं? आप अपने उन राज्यों से पूछिए जहां पर सबसे ज्यादा जो है मार पड़ी है, उन राज्यों को आप आर्थिक पैकेज दे दीजिए, सीधे दे दीजिए। दिक्कत ये है कि केंद्र की सरकार पीएमओ से सब कुछ चलाना चाहती है, अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। राहुल गांधी जी ने ठीक कहा, ये लड़ाई राज्यों से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई जमीन पर लड़नी है तो राज्यों की सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर आपको लड़नी पड़ेगी। ऐसी बहुत सी चीजें जो है आज राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई, बहुत से पॉइंट रखे, आप चाहें तो उनको सीधा सुन भी सकते हैं। एक और उन्होंने चिंता जाहिर की कि मुफ्त अनाज, मतलब 5 किलो अनाज और 1 किलो चना, पूरा एक महीना पूरा एक परिवार को 1 किलो चना और 5 किलो अनाज पूरा हो सकता है। वहीं पर पंजाब की सरकार ने अपना अनाज वापस भेज दिया क्योंकि वो अनाज कहीं सड़ा हुआ निकला, क्योंकि गोदाम तो भरे हुए हैं, कब से भरे हुए हैं। और अगर सबसे नीचे पुराना अनाज है वो सड़ चुका है, वो इस समय पर सरकार भेजे जा रही है। 8 करोड़ मजदूर हैं, 6 किलो अनाज की बात की जा रही है पूरा महीना चलाने के लिए। सोचिएगा अपने ऊपर, ये लड़ाई आपकी मेरी है ही नहीं है, ये लड़ाई राजनीतिक है ही नहीं है। ये लड़ाई इस देश की इस आपदा के समय पर जिनके पास जिम्मेदारी है, जिनको चुना है, जिनको सत्ता सौंपी है, जिन्हें फैसले लेने हैं, जिनके हाथ में पैसा और ताकत है, उन तक आपको ये अपनी बात को पहुंचाना है कि तुरंत मदद कीजिए। लंबी आर्थिक जो राहुल जी ने कहा कि तूफान, एक आर्थिक तूफान इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला आना है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज अभी क्या करना है? आज अभी जो सड़कों पर हैं, ट्रेन स्टेशनों पर हैं और आज भी भूख से हैं, उन सबको तुरंत पहली मदद उनको करिए, फटाफट करिए। जो मैं लगातार बोल रही है, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है, आप बोल रहे हैं, देश बोल रहा है, लेकिन उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको बताऊंगी जिसमें आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कहा गया। लाल किला तो गिरवी है, आपको पता है ना,
बताने की जरूरत नहीं, नीलामी वहीं से शुरू हुई थी। देश की धरोहर, देश की संपत्ति कहते हैं ना, वो एक पिता अपनी ईमानदारी से कमाता है और अपनी खड़ा करता है, एक विरासत खड़ी करता है और अपने बेटे को आगे वो विरासत, वो खजाना, वो अपनी मेहनत की, ईमानदारी की पूंजी जो है वो देता है। लेकिन नालायक बेटा उसको दुगना करने की बजाय उसे एक कर करके बेच खाता है। यही देश की आज मोदी सरकार कर रही है। लाल किला नीलाम कर दिया, निजीकरण कर दिया। अब एक एयरपोर्ट तो अदानी अंबानी के हाथ में आ ही चुका है और अभी आज घोषणा की है कि 6 और हवाई अड्डों को, 6 और भारत के हवाई अड्डों को केंद्र की मोदी सरकार निजीकरण करके नीलाम करने जा रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में अब ये हमारे 6 बड़े हवाई जहाज जो है जाने वाले हैं, हवाई अड्डे जाने वाले हैं। अब मालूम नहीं है कौन से हवाई अड्डे जाएंगे जिससे भारत सरकार मुनाफा कमा रही थी या घाटे वाले थे। ये कौन से 6 को इन्होंने चुनकर नीलाम करके निजी हाथों में सौंपने की बात कही है। इसी की तरह कोल माफिया कहा जाता है, शब्द आता है कि कोयला माफिया ने छत्तीसगढ़ का, झारखंड का खोखला कर दिया है। आज की सरकार ने यह भी फैसला किया है कि कोयला खदानों को भी पूरी तरह से निजीकरण का उसमें बढ़ावा करते हुए निजी कंपनियों को उसमें बहुत सी जो है छूट दे दी है कि आप हमारे इन खदानों के ऊपर राज करें। उसकी मॉनिटरिंग क्या होगी ये मुझे नहीं मालूम। और सबसे बड़ी मुझे चिंता जो होती है, देश का जो डिफेंस है, उसके जो इक्विपमेंट है, उसके इस्तेमाल की जो चीज़ें बनती हैं, उसमें पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश मात्र 49% था। ये बात आती है आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया की, स्वदेशी की। डिफेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को 49% से 74% तक ले गए। अरे 100% कर देते। हमें तो मालूम है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आपकी स्वदेशी तो जुमला है। कल स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हो और आज डिफेंस में ही आप विदेशी निवेश को 49% से 74% तक ले जाते हैं। ये सब चीजें आज निर्मला सीतारमण जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। राहुल गांधी जी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तीसरी बार करके देश के मुद्दों को आज उठाया और देश की सरकार को वापस जगाने के लिए कहा है। मैं आप सभी से कहूंगी, बनाइए दबाव कि गरीब, किसान, बेरोजगार, चाहे वो मनरेगा में है, चाहे वो शहरों में है, हर एक के बैंक खातों में सरकार 7,500, क्योंकि ये कैलकुलेट किया गया कि एक घर को, 4 लोगों के एक परिवार को चलाने के लिए पूरे महीने में हर चीज, हर खर्चे को जोड़ लिया जाए तो अर्थशास्त्रियों ने ये कैलकुलेट करके 7,500 बताया है कि अगर हर जो है खाते में 7,500 डाल दिया जाए तो ये जो है गुजारा कर पाएंगे, भूख से नहीं मरेंगे। राहुल गांधी जी ने सप्लाई और डिमांड की भी बात की। सप्लाई और डिमांड की बात को मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, समझिएगा, ताकि आप भी समझिए, लोगों को भी समझा पाए। खोखले जुमले और नारों से नहीं होगा। सप्लाई और डिमांड कौन करता है? डिमांड आप और हम करते हैं। हमारी जरूरत कितनी है उसके मुताबिक हम चीजों की मांग करते हैं, जिसे डिमांड कहा जाता है। सप्लाई जो निर्माता है, जो बनाता है, वो करता है सप्लाई चेन और डिमांड चेन में कोई तालमेल नहीं है, सिक्के के 2 पहलू है। आप वहां से सप्लाई जो करना है उसमें तो आप कहते हैं हम छोटे कुटीर लघु उद्योगों में पैसा डाल रहे हैं। पैसा नहीं डाल रहे, कर्ज दे रहे हैं उन्हें, और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और वो सामान बनाना शुरू करेंगे। वो सामान तो बना लेंगे, लेकिन डिमांड कहाँ है? अगर उसे चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है उसके पास खरीदने के लिए। आज अगर आपकी और मेरी जेब में पैसा है और मेरी जरूरत भी है, मेरी डिमांड है, तो मैं तुरंत पैसा निकालूंगी और अपनी जरूरत, अपनी डिमांड के मुताबिक बाजार जाकर उन चीजों को खरीदना शुरू करूंगी, जिससे सप्लाई अपने आप जो है पीछे से बढ़नी शुरू हो जाएगी और इस तरीके से ये जो पहिया है वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लोग 3 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ कर्ज देंगे छोटे कुटीर लघु उद्योगों को खड़े होने के लिए। वो भी कर्ज लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी फैक्ट्री, हमारे उद्योग बंद हो गए हैं क्योंकि मजदूर चला गया है। अब हम कर्ज लेकर करेंगे क्या? हमारी फैक्ट्री चाहकर भी हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक ये सेटल डाउन नहीं होंगी चीजें, लोग एक जगह जाकर पहुंचकर स्थिर नहीं हो पाएंगे और वहां अपना काम, अपनी चीजों को जो है वो नहीं, उन
छोटे कुटीर लघु उद्योगों का भी कहना है कि आप हमें कर्ज देंगे, हम कर्ज ले लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं है। ये कब शुरू उनको फायदा होगा पैसा देने का? जब जो मजदूर जहां जहां एक बार पहुंच गया है वहां पहुंच जाएगा, वहां सेटल हो जाएगा, और उसके बाद वहां अगर कोई कुटीर लघु उद्योग है उसमें वो जाकर काम करना शुरू होगा। अभी इसका कोई फायदा अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। मैं नहीं यही कह रही कि ये गलत चीजें हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन आज के लिए आपको डिमांड से, सप्लाई से ज्यादा डिमांड लोगों की बढ़ानी, और उस डिमांड के लिए उसके जेब में पैसा डालना ताकि वो निकाले और अपना बाजार में जाए। लेकिन ये तालमेल होते हुए दिख नहीं रहा है।